नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो दुनिया भर में फैली महामारी के बीच भारत का क्या हाल हो रखा है, ये हम सब जानते हैं और इस विषय पर हम लगातार चर्चा भी करते आ रहे हैं। कल नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को इस मुसीबत से निजात पाने के उपाय बताए हैं। आज आरबीआई ने देश में कामकाज को सुचारू बनाए रखने का दावा करते हुए कई घोषणाएं की हैं। नकदी संकट को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक पूंजी बाजार में 50,000 करोड़ रुपए की मदद करने जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है आज कि महामारी की वजह से भारत की जीडीपी 1.90% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी कमी की है। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कमी की गई है। अब ये 3.75% पर आ गया है। दरअसल बैंकों को आरबीआई के पास रकम जमा कराना होता है। इस रकम पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है। जितना ज्यादा रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंकों को उतना ही मुनाफा होता है। वहीं जब रिवर्स रेपो रेट में कटौती होती है तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। यानी बैंक अब ज्यादा रकम अपने पास रख पाएंगे और ग्राहकों को सस्ते दर पर लोन दे पाएंगे। खैर, आरबीआई गवर्नर का यह भी दावा है कि भारत के हालात दूसरे देशों से काफी बेहतर हैं। मौसम विभाग ने साल 2020 में मानसून अच्छा रहने का अनुमान लगाया है। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। अब भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। ये सारी बातें जो है ना, आरबीआई के गवर्नर का कहना है। तो अमलेंदु जी, अगर आरबीआई गवर्नर की माने तो सब चंगा सी, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कहेंगे आप? असल में आरबीआई गवर्नर का जो आज का संबोधन घोषणाएं हैं वो जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से काफ़ी प्रभावित हैं और वो घोषणाएं उसी अंदाज में हैं। बिल्कुल 130 करोड़ देशवासियों, आवाहन सबका और संकल्प से समृद्धि, इस तरीके की घोषणाएं सब की हैं। अगर मानसून पे ही इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है तो फिर ठीक है, मानसून को ही इस देश का जो जिम्मा सौंप दिया जाए सरकार की और आईबीआर की, फिर जो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, फिर मानसून पे ही सब कुछ ठीक रहेगा, मानसून को ही इस देश का भाग्य विधाता बना दिया जाए। ये असल में बीमारी जो है ये बड़ी पुरानी है कि मानसून जो है वो अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। सवाल ये कि मानसून अच्छा नहीं हुआ तो उसको सुधारने के लिए क्या इंतजाम है सरकार के पास? प्रश्न तो जी ये है ना। मानसून तो अच्छा होगा तो ठीक है, प्रकृति के ऊपर है, मानसून अच्छा होगा, नहीं हुआ अच्छा, तब तब सरकार की क्या इंतजाम है, कैसे निपटेगी सरकार उससे? इसके बारे में आरबीआई खामोश है, ना कुछ बोलता है, ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना वित्त मंत्री कुछ बोलती हैं कि अगर मानसून ठीक नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी। पिछली साल मानसून ठीक था, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है ये बताने की अभी तक कुछ नहीं की कोशिश की गई। जो घोषणाएं आज की हैं लगभग ऐसी ही कुछ मिलती जुलती घोषणाएं जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर की, लगभग उसमें भी की गई थी। तो 27 मार्च से और 17 अप्रैल यानी कि लगभग 20 दिन के बाद जो उनकी हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इन 20 दिनों में जो उनकी पिछली घोषणाएं थी उन पे क्या अमल हुआ और उसके क्या परिणाम आए, ये भी जो था आरबीआई गवर्नर को बताना चाहिए था। इस बारे में जो है आरबीआई गवर्नर बिल्कुल खामोश हैं। अब जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर की बात है, तो रेपो दर में पिछली बार ही घोषणा कर दी गई थी कि उसमें 0.75% की कटौती कर दी गई है। बिल्कुल। इस पे अभी कुछ नहीं छुआ गया है। तो वो करने का नतीजा क्या हुआ, इसके बारे में कोई आरबीआई के गवर्नर ने नहीं बताया कि उसके क्या परिणाम निकले हैं और उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। इन 20 दिनों में जो आपने पिछले जो 20 दिन पहले आपने कदम उठाए थे उन 20 दिनों में आपने अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर हुआ और अर्थव्यवस्था कैसे सुधरी, इसके बारे में भी तो कोई जानकारी देनी चाहिए थी। वो जानकारी आरबीआई गवर्नर ने बिल्कुल नहीं दी। ठीक है, एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश को ये नहीं मालूम कि आपकी जो घोषणाएं हो रही हैं उन घोषणाओं का अर्थ क्या है। आपने टेक्निकल बातें कर दी कि रेपो दर कम की जा रही है, रिवर्स रेपो दर बढ़ाई जा रही है, लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है, ये सब आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने जो हमेशा करते हैं आप उसे आगे प्रेस के सामने कहने लगे हैं, ये सब चीज़ें पहले। असल में दिक्कत क्या है कि जो भी घोषणाएं इधर हुई हैं, चाहे वो 27 मार्च को हुई हों और चाहे आज हुई हों, ये असल में सारी बीमारियां जो हैं वो जो नोटबंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को जर्क लगा था, उससे जो निपटने में आरबीआई की सांसें फूल रही हैं, ये सब उसके दुष्परिणाम हैं और ये उनसे ही निपटा जा रहा है। ये नोटबंदी के दुष्परिणाम है, वो अब निकल करके सामने आ रहे हैं और इसको ना आरबीआई मानने को तैयार होगा, ना प्रधानमंत्री मानने को तैयार होंगे, ना ये सरकार मानने को तैयार होगी।
और इसके नोटबंदी के बाद जो है ये अब कोरोना का जो झटका लगा है, तो इसके बाद अर्थव्यवस्था में बहुत तगड़ा झटका लगा है। और मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ जो है सरकार को भी और आरबीआई को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी ने जो अर्थव्यवस्था की जो कमर तोड़ी थी, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी नहीं संभल पाई और उसके बाद जो कोरोना का अटैक हो गया। ये बिल्कुल 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 जो 27 देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि प्राकृतिक आपदा है, एकदम से आई है, तो इससे निपटने के लिए समय चाहिए। लेकिन आपके अंदर ये स्वीकार करने की ईमानदारी तो कम से कम होनी चाहिए। तो वो ईमानदारी आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लेकिन जो आप आश्वासन दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक है, सब सुरक्षित है, तो ये एक हिसाब से इसलिए ठीक है कि देश के अंदर जो है एक भरोसा बना रहे कि हाँ आरबीआई काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है और आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक है। इस लिहाज से तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सब ठीक ठाक लगती है। जी, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें जोड़ दूं। जो 27 मार्च वाली बात है उसमें उन्होंने आरबीआई ने बैंकों से अपील की थी कि अपने ग्राहकों के लोन की ईएमआई 3 महीने तक स्थगित कर दें, यानी सस्पेंड कर दें। 3 महीने तक आप ईएमआई नहीं मांगेंगे। सरकारी बैंक जहां सीधे राहत दे रहे हैं उनके अपील पे, तो वहीं प्राइवेट बैंक ये सुविधा ऑन डिमांड दे रहे हैं। खैर, लेकिन लोन के ब्याज दर और दूसरी ज़रूरतों में जो फ़ायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला। मोदी जी कह रहे हैं कि आरबीआई जो आज ऐलान किया आरबीआई ने, उससे देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जिस राहत पैकेज की अमलेंदु जी ज़रूरत इस वक्त देश की जनता को है, खासकर दिहाड़ी मजदूरों को और कामगारों को, उनको आरबीआई के किसी ऐलान से क्या लेना देना? वो तो सड़कों पर हैं इस वक्त, जो है हम सब देख ही रहे हैं। पिछले दिनों लगातार बात हो रही है कि सरकार कोई बड़ा ऐलान करने वाली है। हम लोग लगातार 2-3 दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं। राहत पैकेज को लेकर के आने वाली है सरकार, लेकिन कल भी वित्त मंत्री और पीएम मोदी के बीच 2 घंटे तक बैठक चलती रही, लेकिन अब तक कोई राहत पैकेज सामने नहीं आया है। एक राहत पैकेज लेकर निर्मला सीतारमण कुछ दिन पहले आई थी, हम सबको पता है, और ये भी पहला जो लॉकडाउन 1 था उसके दौरान आई थी, लेकिन उस पर क्या और कितना अमल हो रहा है देश की जनता देख रही है। अमलेंदु जी, आखिर इस मुसीबत में राहत के नाम पर जिस तेजी और दूरदर्शिता की जरूरत होती है वो मोदी सरकार में दिखाई नहीं दे रही है। आखिर क्यों सुस्त पड़ी है सरकार? ये सरकार सुस्त नहीं पड़ी है, सरकार बहुत सक्रिय है और सरकार जिनके लिए काम कर रही है उनके लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। जो सरकार के मित्र हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए सरकार काम कर रही है और अर्थव्यवस्था के नाम पर जो है वो उनके लिए ही काम करती है सरकार। और ये अब खुलकर सामने आने लगा है एकदम से, और उनके लिए वो अच्छी तरीके से सरकार काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि हम पाकिस्तान की बहुत बुराई किया करते हैं, हमारा शत्रु देश है, हम मानते भी हैं कि वो हमारा शत्रु देश है और हमें उससे जो है वो संभल के रहना चाहिए, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वो छोटा सा देश पाकिस्तान जो है वो हमसे पहले वित्तीय पैकेज की घोषणा कर देता है, लगभग $2 अरब की वित्तीय पैकेज की घोषणा। वहां डीजल और पेट्रोल के दाम 15 रुपए लीटर कम कर दिए जाते हैं और डायरेक्ट ट्रांसफर की बात जो राहुल गांधी जो डीबीटी है कल, और ये सरकार भी जो है डायरेक्ट ट्रांसफर की बात करती रही है, जनधन खाते खुलवाए गए थे डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए, वहां जो थे वो डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया। हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ बातें हुई और अभी तक जो ट्रांसफर जो है वो हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। 500 रुपए भेजे गए, अब वो 500 रुपए जो है कहाँ भेजेगा, किसके खाते में पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कितने पहुंचे, इसका कोई जो है हिसाब किताब अभी नहीं है। उन 500 रुपए से होगा क्या, ये भी जो है कुछ अभी सामने नहीं है। तो बात यही है कि जो गरीबों के लिए काम होने चाहिए थे वो काम जो है वो होते हुए नहीं दिख रहे और ना हो रहे हैं। अगर उनके लिए निर्णय लिए जाते तो साफ होना चाहिए था। जो राहत पैकेज की घोषणा भी की गई थी, तो राहत पैकेज में आधे से ज्यादा पैकेज तो वो था जो ऑलरेडी पहले से घोषित था। अभी सब मनरेगा के ऊपर जो खर्च की जानी चीज थी वो पहले से मनरेगा बकाया था, वो दिया ही जाना था पैसा, तो आपने उसको भी इसमें कोरोना के पैकेज में आपने शामिल कर लिया। तो ये तो एक तरीके से छल है जनता के साथ में। मतलब आपको जो पिछला पैसा देना था और आप उसको जो है वो घोषित कर दे रहे हैं कोरोना पैकेज में। इसी तरीके से किसानों को जो पैसा दिया जाना था वो किसान सम्मान निधि का पैसा था जो जाना था किसानों को, जो 6,000 रुपए उनके खाते में जाना था, जो जाने थे, आपने उसको शामिल कर लिया कोरोना पैकेज के नाम पर। सवाल यह है कि अभी तक सरकार ने ये कोई घोषणा नहीं की कि किसान की फसल किसी भी स्थिति में हो, जिस भी स्थिति में होगी, उसको सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदेगी। ये सरकार ने घोषणा अभी तक नहीं की है जो की जानी चाहिए थी। किसान को सब्सिडी पे और उधार जो है खाद मिलेगी, पेस्टिसाइड्स मिलेंगे, ये घोषणा करनी चाहिए थी। ये सरकार ने घोषणा अभी तक नहीं की है, ये घोषणा होनी चाहिए थी। फसल कटने को तैयार है, लेट हो रही है, नई फसल बोई जानी है, किसान को बीज भी चाहिए है, किसान को खाद भी चाहिए है, किसान को नकदी भी चाहिए है।
तो ये जो घोषणाएं होनी चाहिए थी, जो सीधा सीधा किसान के खाते में पैसा जाना चाहिए था, ये घोषणाएं ना आरबीआई ने की हैं और ना सरकार ने की हैं। और रोज हम सुन रहे हैं कि आज निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री से मिल रही हैं, आज मंत्रियों की समूह की बैठक हो रही है, ये रोज बातें आ रही हैं, लेकिन कोई भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं हो पा रही है, वो जो कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो ये जी चीजें जो है बड़ी निराशाजनक हैं। और मैं तो चाहूंगा कि सरकार सबसे पहले घोषणा करेगा अर्थव्यवस्था पर, उसको रोकने रखना है, अर्थव्यवस्था को अगर ठीक रखना है, कि जो विदेशी पूंजी हमारे यहाँ है, वो चाहे शेयर बाजार में लगी हुई हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अगले 5 साल तक कोई भी विदेशी पूंजी इस देश के बाहर नहीं जाएगी। ये सख्ती के साथ इस सरकार को तुरंत जो है ये घोषणा कर देनी चाहिए, और घोषणा ही नहीं कर देनी चाहिए, इसको लागू करना चाहिए, वरना देश के सामने स्थिति बहुत भयंकर हो सकती है। सरकार इस चीज को समझने की कोशिश करे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देश की जो हालत है, और खासकर इस समय जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें, और जनता को अगर सरकार जो है वो लॉकडाउन में रखकर और सब कुछ ठीक हो जाएगा का आश्वासन देकर आपदा से निपट सकती, अगर कह रही है कि इस आपदा से इसी ढंग से निपटा जा सकता है कि आप लॉकडाउन में रहें, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। ज़रूरत है इस वक्त अमलेंदु जी की एक दूरदर्शी सरकार हो, जो हर कड़ी पर एक एक कड़ी को जोड़े और कतार के आखिरी आदमी तक राहत मुहैया कराने की कोशिश करे, तभी इस वक्त देश का भला हो पाएगा। और हम जैसा देख रहे हैं कि लगातार जो आखिरी आदमी है, जिस कतार की, जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, उसका जो आखिरी आदमी है, आज वो भूखे मरने को तैयार, मतलब इस मुसीबत की घड़ी में वो भूखा सो रहा है, और आखिरी समय क्या आएगा ये कोई नहीं जानता है। तो जो डीबीटी की बात, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कहा जा रहा है, कि जो आपके खाते में जो जनधन खाता है उसमें डायरेक्ट पैसा चला जाए, उसके अलावा जिनके पास अकाउंट नहीं है उनको किसी और ढंग से राहत मिले, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी, कल जैसे हम लोगों ने बात की भी थी, और अमर्त्य सेन का कहना है कि आप टेम्पररी राशन कार्ड दे दीजिए और उस आधार पे दीजिए। राहुल गांधी का कहना है, जैसा कल हमने देखा सुना, कि आप अगले 6 महीने तक किसी भी हालत में राशन मुहैया कराइए। तो इस वक्त जो है वो सबसे पहले जो लोग आज, जिनके घर में अन्न नहीं है, दाना पानी नहीं है, उनके घर में अनाज पहुंचाने की ज़रूरत है सबसे पहले। और ये जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, रिवर्स रेपो रेट की बातें हो रही हैं, रेपो रेट की बातें हो रही हैं, शेयर बाज़ार की बातें हो रही हैं, ये सब करते रहिए, लेकिन कतार के आखिरी आदमी तक, जो अंत्योदय आप जो बात कहते हैं, अंत्योदय तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, तभी भला होगा इस देश का। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा में भाग लिया, आपने इसके लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, साथियों, आप लोगों ने भी लगातार इतने ध्यानपूर्वक हम लोगों को सुना, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच, साथियों के बीच, अपने संबंधियों के बीच इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि उस बेस पे हम प्रोग्राम लेकर के आ पाएँ आपके पास और आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएँ। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही हैं, वो जो सही जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँचाए। तो अमलेंदु जी, एक बार आपको फिर से धन्यवाद, और दोस्तों आपको भी एक बार फिर से धन्यवाद, और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।